Hello class 10th students, rise and shine. Today I am going to solve short answer type question of your chapter number 4 in your chemistry, carbon and its compound. बच्चों, अगर आपके पास एस चांद की बुक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास एस चांद की बुक नहीं है और आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करवा रखा है अमेजोन का लिंक, जहां से कि आप लिंक टच करके डायरेक्ट हो जाएंगे अमेजोन की साइट पर और आप मेरे लिंक के थ्रू घर पे बैठे बैठे एस चांद की बुक को परचेज कर सकते हैं, जो कि आपकी पढ़ाई में काफी हेल्प करने वाली है। नाउ आई एम गोइंग टू डू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाकर दे सकूं। Well, I am going to talk about first the question number 22. It has three parts A, B, C. The A part is what is the atomic number of carbon. देखिए कार्बन क्या होता है, कार्बन का सिंबल होता है कैपिटल C। अगर मैं इसके एटॉमिक नंबर के बारे में बात करती हूँ तो एटॉमिक नंबर होता है 6, राइट। ये चीज तो आपको पता ही होगा, लर्न करना होता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, विच इज शोइंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें बोला गया है राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए, हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एल में कितने आ गए। तो चूंकि यहाँ पे सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है और के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 लिखा, पहले हमने 2 लिखा, उसके बाद अभी 6 में से 2 गया तो बचा 4। तो एल में मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, और इनके पास 4 है तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,4। अब इसी का बी पार्ट है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड बाय। ये जो कार्बन है वो किस तरह के बॉन्ड बनाता है। तो पहली बात तो जो कार्बन है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के थ्रू। तो ये जो कार्बन है ये शेयरिंग के थ्रू ही क्यों बनाता है बॉन्ड्स। पहली बात तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ऑक्टेट क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन भी तो कर सकता है, पर ये ऐसा नहीं करता क्योंकि लूजिंग और गेनिंग से आयनिक बॉन्ड बनता। लूज क्यों नहीं कर सकता, लूज इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज होते जाएंगे, पहले 1 2 3 4, तो इसलिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कार्बन के पास इतनी आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये अपना डुप्लीकेट पूरा कर ले। फिर दूसरी बात आती है कि गेन क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए इसके पास 6 प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो 6 प्रोटॉन है वो इतने कम है नंबर में कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते। तो गेनिंग और लूजिंग के थ्रू तो नहीं बनता यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे शेयरिंग के थ्रू बनता है। तो ये इसलिए जो कार्बन है वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। फिर सी पार्ट के बारे में बात करते हैं, नेम 3 एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। तो एलोट्रोप्स वो होते हैं जिनकी की केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है पर फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। तो कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं। पहला है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है यहाँ पर बकमिंस्टर फ्लोरीन, right? So these are the 3 allotropes of the carbon. Now moving forward to the question number 23 here. It has 2 parts. What is the general name of all the compound made up of carbon and hydrogen? ऐसे कंपाउंड जो कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, उनको जनरली हम कैसे जानते हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आंसर आने वाला है हाइड्रोकार्बन्स, राइट। सो वी ऑल्सो नेम देम एज दी हाइड्रोकार्बन्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाई डज कार्बन फॉर्म कंपाउंड मेनली बाय कोवैलेंट बॉन्डिंग। कि कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू ही क्यों बनाता है। तो इसका आंसर मैं 22 के बी पार्ट में भी दिया था कि कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू ये इसलिए बनाता है बिकॉज कार्बन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड बिकॉज इट कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ओनली बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिर्फ शेयरिंग के थ्रू ही ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है और इनर्ट गैस जैसा हो सकता है, इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, लूजिंग और गेनिंग नहीं कर सकता। इसका भी रीजन मैंने आपको इसी वीडियो में बताया हुआ है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 इज अबाउट व्हाट इज मीन्ड बाय कैटेनेशन, नेम टू एलिमेंट विच एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। तो कैटेनेशन का क्या मतलब है? कैटेनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग। अब यहाँ पे सेल्फ लिंकिंग का मतलब क्या है? जो कार्बन है वो अपने जैसे एटम माने कार्बन के साथ जुड़कर लॉन्ग चेन बना सकता है एंड मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि हाइड्रोकार्बन भी बना सकता है। तो कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग, राइट? सेल्फ लिंकिंग ऑफ दी सिमिलर एटम्स, दूसरे एटम्स के साथ भी बना सकता है। इसके बाद पूछा है नेम टू एलिमेंट विच एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। तो पहला तो भाई कार्बन ही हो गया, ठीक है, इसमें भी कैटेनेशन देखने को मिलता है। और सेकंड हो गया सिलिकॉन, सेकंड इज सिलिकॉन, राइट? ऐसा ही इसका सिंबल है। फिर इसमें बी पार्ट है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर ऑफ हेक्सेन। आपको हेक्सेन के सारे जितने पॉसिबल आइसोमर है वो बताने हैं। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आइसोमरिज्म होता क्या है। यहाँ पे मेनली हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बारे में, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। तो हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H12। अब इसके देखिए आपको आइसोमर बनाने, वो भी सारे पॉसिबल आइसोमर, उनके नाम भी लिखने। तो देखिए सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं करना, 6 कार्बन है, इनको स्ट्रेट चेन में लगा दें, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें आपको हाइड्रोजन अरेंज कर देना है, तो हम बाद में अभी हाइड्रोजन अरेंज करेंगे। सेकंड में यहाँ बनाती हूँ। एक आपने बना दिए 6 कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट चेन में। अब आप क्या बनेंगे? 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में बनाएंगे और जो छठा है उसको हम किसी भी एक साइड पे निकाल देंगे, तो दूसरा आइसोमर बन गया। या तो हम इधर से सेकंड नंबर वाले कार्बन पे लगाएं या फिर इधर से सेकंड नंबर वाले कार्बन पे लगाएं। तो आयुपिक सिस्टम में दोनों का नाम सेम होने वाला है, तो आप कैसा भी बना सकते हैं। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं और आप इसको 5, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। इसके बाद थर्ड आइसोमर आता है कि आप क्या करेंगे, इसी तरह से आप लगाएंगे 1 2 3 4 5 और थर्ड वाले कार्बन पर आप लगा देंगे कार्बन। तो तीसरा आइसोमर ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे थर्ड कार्बन पे, इन वाले के सेकंड वाले कार्बन पर है, राइट? फिर इसका फोर्थ आइसोमर कौन सा होएगा? 1 2 3 4 ऐसे लगाएंगे और किसी एक कार्बन के ऊपर नीचे बचे हुए 2 कार्बन लगा दें। तो यहाँ से भी सेकंड नंबर पे आ रहा है, यहाँ से भी सेकंड नंबर पे आएगा। आप चाहे इस वाले कार्बन पे लगाएं, आप चाहे इस वाले कार्बन पे लगाएं, कोई भी फर्क नहीं आने वाला है। अब इसमें एक पॉसिबल है कि आपने 1 2 3 और 4 लगाया और एक इस कार्बन पे लगाया और एक इस कार्बन पे लगाया, तो आपके हेक्सेन के 5 आइसोमर पॉसिबल है। अब आपको क्या करना है? हाइड्रोजन को सिचुएट करना है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए बैलेंसी पूरी करनी है, सिर्फ इसी तरह से आप बैलेंसी पूरी करते जाएंगे। 1 2 3 तो इधर एक हाइड्रोजन आएगा, देन इधर 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो होपफुली मेरे स्टूडेंट्स इतने अच्छे हैं स्टडीज में कि वो टेट्रा वैलेंसी को विद हाइड्रोजन कंप्लीट करना अच्छे से जानते हैं, राइट? तो अब यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लगा दिए। इसी तरह से हम लोग सारे के सारे स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन लगा देते हैं। टेट्रा वैलेंसी हमें पूरी करनी है, आपको बस काउंट करना है कि हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं। ये हो गया हमारा सारे के सारे पॉसिबल आइसोमर। इनके नाम भी हम लिखते जाएंगे। जो बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है उसको हम नॉर्मल हेक्सेन बोलते हैं। तो आप लिखेंगे एन हेक्सेन, क्या लिखेंगे? एन हेक्सेन, राइट? अब देखिए जो सेकंड वाला है इसमें क्या है, फर्स्ट एंड 2 पोजीशन पे ये जो आया है मिथाइल है और टोटल कार्बन कितने हैं? 5। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल और 5 है तो 5 के लिए आएगा पेंटेन, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। इसका नाम भी रखेंगे तो यही आएगा। अब इस वाले का नाम रख देते हैं। ये देखो मैं हाइड्रोजन भी लगाती जा रही हूँ, थोड़ा जगह कम होने की वजह से आई थिंक आपको हाइड्रोजन नजर ना आए। एक बार पेपर पे खुद भी बनाकर देखें, जिससे कि आपको ये बैलेंसी समझ में आ जाए सारी की सारी। तो ये आ गया। अब इसके बाद अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम यहाँ से आएगा 1 2 3 4 5 6। तो 3 नंबर पे मिथाइल है तो इसका नाम आएगा 3 मिथाइल और 5 कार्बन है 3 मिथाइल पेंटेन, ऑल आर सिंगल बॉन्ड।
अब इसके बाद फोर्थ वाले का नाम रख लेते हैं हम लोग, हाइड्रोजन आप लोग खुद लगाइएगा। 1 2 3 4। तो इसमें एक मिथाइल ग्रुप नीचे है, एक मिथाइल ग्रुप ऊपर है, सेम पोजीशन पर। तो 2,2 डाई, फिर आएगा डाई के बाद मिथाइल, और 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए आएगा ब्यूटेन। तो क्या आएगा 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब इधर देखिए 1 2 3 4, तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, और हाइड्रोजन आप लोग खुद लगा लीजिएगा। ठीक है, बस टेट्रा बैलेंसी पूरी करनी है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रखा है, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज बकमिंस्टर फ्लोरीन, हाउ डज इट रिलेटेड टू डायमंड एंड ग्रेफाइट। बकमिंस्टर फ्लोरीन क्या है और ये कैसे रिलेट करता है डायमंड एंड ग्रेफाइट से। तो मैं आपको बता दूं कि जो बकमिंस्टर फ्लोरीन है वो एलोट्रॉप है। इट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। इट हैज कार्बन 60। इट इज स्फेरिकल इन शेप, आप जितना जानते हैं लिख सकते हैं। इट इज स्फेरिकल इन शेप and a molecule of Buckminster fullerene has 20 hexagon shaped and 12 पेंटागन शेप। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। और इसके अगर मैं इसके डायग्राम के बारे में बात करूं तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या है, आपका बकमिंस्टर फ्लोरीन है। ये स्पाइरिकल शेप में है, और ये जो कार्बन, ये ब्लैक कलर है जो कार्बन के एटम बता रहा है, इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। और ये एक एलोट्रॉप है किसका, कार्बन का। अब इसमें क्वेश्चन, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और दिखा देती हूँ। ये डायमंड का शेप है टेट्राहेड्रल, और ये ग्रेफाइट का शेप है हेक्सागोनल। अब इसमें और भी पूछा गया है क्वेश्चन, तो उसका भी आंसर हम लोग यहाँ देते हैं। तो क्वेश्चन है, हाउ इट इज रिलेटेड टू डायमंड एंड ग्रेफाइट। देखिए जो डायमंड ग्रेफाइट आर ऑल्सो द एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन, तो 3 ऑफ देम आर दी एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। और जब भी हम बकमिंस्टर फ्लोरेंसिस को जलाएं या फिर डायमंड को जलाएं या ग्रेफाइट को जलाएं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑब्वियसली तो तीनों की तीनों कार्बन डाइऑक्साइड ही लिबरेट करते हैं। अब इसमें बी पार्ट पूछा गया है, व्हाई इज डायमंड यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स लाइक ग्लास कटर बट ग्रेफाइट इज नॉट। कि डायमंड को हम कटिंग टूल्स के लिए यूज करते, ग्रेफाइट को क्यों नहीं करते। बिकॉज डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, यू कैन से, बिकॉज डायमंड इज हार्ड एंड ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। तो भाई ऐसी चीजों को हम कट करने के लिए यूज करते हैं जो कि हार्ड होता है। तो हम बोलेंगे डायमंड इज यूज फॉर मेकिंग कटिंग टूल्स बट ग्रेफाइट इज नॉट, बिकॉज डायमंड इज वेरी वेरी हार्ड सब्सटेंस एंड ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट सब्सटेंस। इसके बाद सी पार्ट है, why is graphite used for making dry cell electrode but diamond is not। बिकॉज जो आपका ग्रेफाइट होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर उसके शेप के बारे में बात करूं तो आपका जो ग्रेफाइट होता है उसका हेक्सागोनल शेप होता है, और एक के ऊपर एक शीट लगी होती है। तो इस तरह से, तो एक जो कार्बन है वो 3 कार्बन से अटैच होता है। तो यहाँ पे देखो एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, और एक जो बॉन्डिंग है फ्री है, इलेक्ट्रॉन फ्री है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। जबकि जो आपका डायमंड होता है, उसके एक एटम की बात करूं तो एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। तो ड्राई सेल में हमें कंडक्टर चाहिए, इसलिए हम इलेक्ट्रोड के तौर पे हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं, डायमंड का नहीं करते। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करते हैं तो ये है, गिव अ जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। अगर मैं एल्केन के जनरल फॉर्मूला के बारे में बात करूं तो है CnH2n+2। उसके बाद यहाँ पे पूछा है, ये एल्कीन का बताना है, दिस इज CnH2n। जनरल फॉर्मूला का मतलब होता है जो सारे के सारे कंपाउंड, उस फैमिली के सारे कंपाउंड पे एप्लीकेबल होगा। अगर मैं एल्काइन के जनरल फॉर्मूला के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आएगा CnH2n-2। अब इसमें बी पार्ट है, आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और बोला है कि इसमें एल्केन, एल्कीन
और एल्काइन को आपको बताना है अलग अलग करके। तो चलिए हम बताते हैं। जो फिट हो रहा है एल्केन के फॉर्मूला में, जनरल फॉर्मूला में, वो हम एल्केन में लिखेंगे, और जो एल्कीन के में हो रहा है वो हम एल्कीन के में लिखेंगे, और जो एल्काइन के में हो रहा है उसको हम एल्काइन के में रखेंगे। अब देखिए C2H4, यहाँ पे N=2 है और यहाँ पे क्या हो रहा है 2 इंटू 2 माने 4 हो रहा है, तो ये हमारा एल्कीन है, एल्कीन के जनरल फॉर्मूला में फिट हो रहा है, तो C2H4 हमारा एल्कीन हो गया। अब यहाँ पे C3 है तो डबल हो गया 6, लेकिन 6 में से 2 कम हो रहे हैं, तो ये एल्काइन है। तो देखिए कितना आसान है अगर आप इनके जनरल फॉर्मूला को जानते हैं। अब C4H8 है तो 4 का डबल हो गया 8, तो ये आपके एल्कीन है C4H8। 5 टू 10 होता है और 10 में डबल में भी 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा मतलब एल्केन, तो ये हो गया हमारा एल्केन। उसके बाद 5 का डबल 10 होना चाहिए, उसमें 2 कम है, 2 कम है तो हो गया आपका एल्काइन। अब फिर आता है आपका 3 टू 6, 6 और 2 प्लस हैं तो ये आपका एल्केन हो गया। और ये बेंजीन है, 6 ही कार्बन है और आपके 6 ही क्या है यहाँ पर, 6 ही आपके हाइड्रोजन है, तो ना तो बेटा ये एल्कीन है, ना ही ये एल्काइन है और ना ही एल्केन है, तो ये अलग ही बनता है, इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, तीनों ही कैटेगरी में शामिल नहीं होता, तो हम इसको कहीं पर भी नहीं लिखने वाले, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। Now moving to question number 27, it has two parts. A part is Friedrich Hohler converted an inorganic compound into organic compound in the lab. तो इसमें जो फ्रेडरिच होलर थे इनका जन्म 1800 में हुआ था और इन्होंने 1828 में वाइटल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसको डिस्प्रूव कर दिया था। वाइटल थ्योरी होता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो हमको सिर्फ लिविंग एनिमल के थ्रू ही मिल सकते हैं, लाइक एनिमल या प्लांट के थ्रू, लिविंग चीजों के थ्रू ही मिल सकते हैं, लेकिन ये पहले थे जिन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से नहीं बना था, उसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और ऐसे कंपाउंड जिसमें मेनली कार्बन हाइड्रोजन होता है उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो इन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाया था 1828 में, तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम पूछा है, तो उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है अमोनियम साइनेट। The name of the inorganic compound is ammonium cyanate and formula is NH4CNO। उसके बाद पूछा है सेकंड पार्ट, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज फॉर्म। देखिए अमोनियम साइनेट को जब हाई हीट पे गर्म किया लैब में तो उससे बना ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, जो कि हम एज फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो यहाँ पर आंसर आने वाला है यूरिया, उसका नेम हो गया, फॉर्मूला हो गया NH2CO NH2। अब इसके बाद इसमें बी पार्ट है, एक के बाद बी पार्ट है, गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ब्यूटेन। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ब्यूटेन, ब्यूटेन ब्यूट माने 4 कार्बन और एन के फॉर्मूला में क्या आएगा CnH2n+2, तो 4 दूनी 8 और 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ब्यूटेन इज C4H10 एंड मेंशन द नेम ऑफ 2 आइसोमर। देखिए 2 आइसोमर है, पहला है आपका स्ट्रेट चेन में आपने कार्बन को लगाया और यहाँ पे हाइड्रोजन को भी आपने एग्जैक्टली सिचुएट कर दिया, तो इसका नाम हो गया एन ब्यूटेन, जो स्ट्रेट चेन में होता है उसका नाम हो गया एन ब्यूटेन। इसके बाद आपने 3 हाइड्रोजन को लगाया और एक कार्बन ऐसे लगा दिया, इसका नाम आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा आइसोब्यूटेन, अगर आप इसका आयुपेक नेम रखते हैं तो सेकंड नंबर पे कार्बन है 1 2 3, तो हो जाएगा 2 मिथाइल, क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, तो होपफुली ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ब्यूटेन एंड मेंशन द नेम ऑफ इट्स 2 आइसोमर्स। नेम वन फ्यूल व्हिच कंटेन बोथ दीज आइसोमर। आपको एक फ्यूल का नाम बताना है जो कि जिसके अंदर दोनों आइसोमर होते हैं, वो है एलपीजी। एलपीजी हम लोग घर में सिलेंडर्स में यूज करते हैं, इसका फुल फॉर्म है लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। अब हम Now moving to the question number 28, and question number 28 is about give IUPAC name and formula of an organic compound containing single bond and the containing triple bond। हमको IUPAC नेम बताना है और फॉर्मूला बताना है कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसमें कि सिंगल बॉन्ड ही हो
और एक जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखिए जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, अगर उसके फैमिली मेंबर के बारे में बात करूँ तो वो होता है एल्केन। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, हमारा क्वेश्चन है उसके मेंबर का नाम लिखना है और जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो इसका पहला मेंबर हो जाएगा आपका मीथेन, वही लिख देते हैं। तो दिस इज मीथेन, ये फॉर्मूला हो गया और नेम हो गया आईयूपीएक नेम इज मीथेन। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड के लिए पूछा है तो वो हो जाएगा आपका एल्काइन, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। और यहाँ पर इसका अगर हम एग्जांपल दें तो मैथ से स्टार्ट नहीं होता है, एटलीस्ट 2 कार्बन होने चाहिए। तो C2 और यहाँ पे C2 है तो 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया C2H2, इसका नाम हो जाएगा इथाइन। तो जो हमसे ए पार्ट में पूछा गया है उसका मैंने आंसर आपको बता दिया। अब इसके बाद है बी पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन। इसमें से कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन का, तो C6H6 है। दिस इज बेंजीन, शायद आप लोगों ने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसमें ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड होते हैं और जहाँ पे 2 लाइनें मिल रही है वो कार्बन को शो कर रहा है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। आप चाहे तो ऐसे दिखा सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है। अब इसमें सी पार्ट पूछा गया है, विच ऑफ द टू हैज ब्रांच चेन, आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन। तो आंसर है आइसोब्यूटेन। अगर आइसो लगा है तो इसका मतलब है कि एक तरफ चेन निकला हुआ है। इससे पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक दैट यू नीड द डिस्कशन मोर फॉर दिस। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप कोई पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे मेल पर लिख सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कैटेनेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विद द अदर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। कैटेनेशन का मतलब होता है कि एक एटम अपने जैसे और एटमों के साथ बॉन्ड बना सकता है, यानी सेल्फ लिंकिंग कर सकता है। इज इट एग्जिबिटेड बाय द बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन? यस। तो यहाँ पे लिखेंगे यस, यस इट एग्जिबिट बाय द बोथ सिलिकॉन एंड कार्बन। नाउ कंपेयर द एबिलिटी ऑफ कैटेनेशन ऑफ टू एलिमेंट, गिव रीजन। अब आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना है तो हम कहेंगे कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जो कार्बन है वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और जो सिलिकॉन है वो वीक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, राइट। और इसके साथ जो कार्बन है वो कितने भी कार्बन्स को जोड़ सकता है, जबकि जो सिलिकॉन है वो 7 और 8 सिलिकॉन को ही, अप टू 7 और 8 सिलिकॉन तक ही जोड़ सकता है, क्योंकि इसके बीच में वीक बॉन्ड बनते हैं। और ये जो कंपाउंड होते हैं सिलिकॉन वाले, ये अनस्टेबल होते हैं और जो कार्बन वाले होते हैं अप टू लॉन्ग चेन, ये लॉन्ग चेन तक जोड़ते हैं और ये आपके स्टेबल कंपाउंड बनाता है। अब इसमें 30th क्वेश्चन आता है, ए पार्ट, हाउ कैन डायमंड बी मेड आर्टिफिशियली। तो डायमंड है उसको आर्टिफिशियली कैसे बनाया जा सकता है, तो डायमंड कैन बी मेड आर्टिफिशियली बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन हाई प्रेशर। जो कार्बन होता है प्योर कार्बन, अगर उस पर काफी ज्यादा प्रेशर लगाया जाए, बहुत ज्यादा मतलब बहुत गहरे जमीन में अगर प्योर कार्बन दबा हुआ है तो वो चेंज हो जाएगा डायमंड में। तो जब ये तो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन आर्टिफिशियली भी आप प्योर कार्बन पे अगर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, जो मशीन्स के थ्रू लगाया जा सकता है, तो आर्टिफिशियली डायमंड बना सकते हैं। यहाँ पर है, हाउ डू सिंथेटिक डायमंड डिफर फ्रॉम नेचुरल डायमंड। तो सिंथेटिक डायमंड हमारे बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, जबकि नेचुरल वाले बिग होते हैं। ये हमारे बीच में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। अब इसके बाद 31 है, वाई डज एलिमेंट कार्बन फॉर्म अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। क्यों बना पाते, इसके 2 रीजन है। पहला है कैटेनेशन, सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी होना, और दूसरा है टेट्रा वैलेंसी होना। तो इसकी वजह से जो कार्बन है वो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकते हैं। अब पूछा है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड द नेम ऑफ 2 आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। ये हमसे कई बार पूछ लिया गया है, फिर भी मैं दोबारा से इसका आंसर दे देती हूँ। एक तो नॉर्मल ब्यूटेन बनेगा और एक आइसो ब्यूटेन बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर ही मुझे इसका आंसर देना पड़ेगा, जस्ट वेट, आई एम जस्ट चूजिंग माई पेन। ओके, तो एक तो आपका नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया 1 2 3 4, यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगा देते हैं टेट्रा वैलेंसी को करने के लिए। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। अब हम लोग आइसोब्यूटेन के बारे में बात करेंगे। आइसोब्यूटेन हो गया 1 2 3 CH3 CH3 ये और CH3। इसके साथ साथ हम इसको एक और नाम दे सकते हैं, 2 मिथाइल आईयूपीएक नेम आपको सीखना पड़ेगा। इसके ऊपर भी मैं जल्दी से वीडियो जरूर बनाऊंगी।
टू मिथाइल प्रोपेन। अब बी पार्ट ये पूरा हमारा खत्म हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। तो अभी क्वेश्चन हमारे इजी होते जा रहे हैं, क्या क्योंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाते हैं हमें कंसेप्ट और भी अच्छे से समझ आने लगता है, इसीलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। गिव द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ वन मेंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको नेम देना है एंड स्ट्रक्चर देना है। ये जितने भी आपको जर्नल ग्रुप दे रखे हैं, फैमिलीज दे रखी हैं उनके, तो एल्केन का अगर मैं बोलूँ तो मीथेन फॉर्मूला होता है आपका CH4। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो आएगा दिस हाइड्रोजन, लगा देते हैं। अब इसके बाद एल्कीन में तो पहला मेंबर होता है इथीन, वही बना देते हैं, एंड C2H4, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद पूछा एल्काइन, एल्काइन में हम बनाते हैं यहाँ पे इथाइन और यहाँ पे C2H2 हो गया। आप कोई भी मेंबर चूज कर सकते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बन चुका है और नेम भी लिख दिया है। इसके बाद हमसे पूछा साइक्लो एल्केन, तो साइक्लो एल्केन में हम बनाते हैं हेक्सेन, फॉर्मूला होता है C6 और क्योंकि CnH2n होता है इसका, तो C6 से H12 हो जाएगा, है ना। और ये रहा साइक्लो हेक्सेन, यहाँ पर ये कार्बन है, 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 और इनकी टेट्रा वैलेंसी पूरी करते विद हाइड्रोजन। आप चाहे तो ये स्ट्रक्चर बनाए, आप चाहे तो कार्बन भी शो कर सकते हैं, पर हाइड्रोजन का शो करना बहुत जरूरी है। आप कार्बन यहाँ पर चाहे तो आप कार्बन भी ऐसे लिखकर शो कर सकते हैं। अब इसके बाद बी पार्ट आता है, गिव द कॉमन नेम ऑफ इथाइन। अगर मैं इथाइन के कॉमन नेम के बारे में बात करूं तो इथाइन का जो कॉमन नेम है वो है आपका एसिटाइलिन। क्या है? एसिटाइलिन। और मैं अगर इथीन के कॉमन नेम के बारे में बात करूं तो वो है इथिलीन। ओके, नाउ अब पूछा गया राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो देखिए बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6 और स्ट्रक्चर है एक कार्बन। देखिए इस तरह से आपको कार्बन लिखने हैं, राइट। और ऑल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड लगा लेने हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया। अब टेट्रा वैलेंसी पूरी कर देनी है तो हाइड्रोजन लगाना जरूरी है, ये नीचे भी हाइड्रोजन आएगा, ऐसे करके हाइड्रोजन आ गया। तो ये आपका हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, और जल्दी से क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं, इसके बाद हमारे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचेंगे शॉर्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 32, गिव द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ वन ऑफ द मेंबर ईच। तो ये तो हम लोगों ने कर लिया है, 33 करते हैं। व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो यूनिक प्रॉपर्टी जो होती है कार्बन की वो होती है कैटेनेशन, जो दूसरे एलिमेंट में नहीं मिलती है, सेल्फ लिंकिंग। हाउ दिस प्रॉपर्टी हेल्पफुल टू अस, ये प्रॉपर्टी हमारे लिए कैसे यूजफुल है। सो इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल बिकॉज ऑफ दिस वी हैव लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, राइट। तो ये लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड को बनाने में हेल्प करती है। उसके बाद बी पार्ट है, एक्सप्लेन व्हाई डायमंड इज हार्ड एंड वाइल ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। देखिए इसके पीछे राज जो छुपा है कि डायमंड हार्ड है और ग्रेफाइट सॉफ्ट है, वो इसके पीछे के जो स्ट्रक्चर है वो। यहाँ पर देखिए एक कार्बन दूसरे 4 कार्बन से, एक एटम की बात करें तो एक कार्बन दूसरे 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये एक दूसरे से बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में जुड़े हुए हैं। सारी बॉन्डिंग कंप्लीट है जिसकी वजह से बॉन्डिंग काफी ज्यादा हार्ड हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। जबकि ग्रेफाइट में एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक उसकी बैलेंसी फ्री है और एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, जिसकी वजह से एक दूसरे पे स्लाइड करते रहते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। तो हम कहेंगे डायमंड क्रिस्टल इज अ जाइंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम। ईच कार्बन एटम इज डायमंड क्रिस्टल इज लिंक्ड विद अदर 4 कार्बन एटम by the strong covalent bond. The 4 surrounding atoms are the 4 verticals or the regular tetrahedron. As you can see कि यहाँ पर ये tetrahedron फैशन में लगे हुए हैं। So they become rigid and form a rigid structure and very hard. Whereas graphite is very different from the diamond, as you can see by this structure. A graphite crystal consists of layer of carbon. तो शीट तरह से एक दूसरे के ऊपर ये लेयर होती है, that's why they can sleep on each other and become soft. अब लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं हमारे,
शॉर्ट के, तो इनको भी हम जल्दी से खत्म कर लेते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से कर ले। क्वेश्चन नंबर 34, गिवन देयर स्ट्रक्चर स्टेट द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इन दी फॉलोइंग कंपाउंड। आपको स्ट्रक्चर बनाना है और फिर बताना है कि किसमें कितने बॉन्ड हैं। अगर मैं इथाइन के बारे में बात करूं तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर इसमें मैं बात करूं कि सिंगल बॉन्ड कितने हैं, तो सिंगल बॉन्ड है 1 और 2। और मैं इसमें अगर ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात करूं तो ट्रिपल बॉन्ड मेरे को एक ही नजर आ रहा है, राइट। इसके बाद इथीन, इथीन क्या होता है, डबल बॉन्ड हो गया इस तरह से, और ये, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के बारे में बात करूं तो 1 2 3 4 दिख रहे हैं। और मैं डबल बॉन्ड के बारे में बात करूं तो 2 1 दिख रहा है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं बेंजीन के बारे में। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है ऑल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन एक एक ऊपर लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के बारे में बात करें, चलो SB से लिख देती हूँ सिंगल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और डबल बॉन्ड के बारे में तो बहुत आसानी से दिख रहे हैं, 1 2 3। अब बी पार्ट पूछा गया, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12, क्योंकि हम यहाँ पे CnH2n को यूज करते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन, हेक्स मतलब 6 कार्बन। एंड हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड आर देयर इन द मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अगर मैं साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमको नजर आता है। तो इसमें पूछा गया है कि कितने बॉन्ड हैं, तो अभी हम जल्दी से पहले बना लेते हैं फिर आंसर करते हैं ताकि हम काउंट कर पाए। अब इसमें पूछा है हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन द मॉलिक्यूल। तो अगर आप मॉलिक्यूल में देखेंगे तो इसमें तो 6 हो गए और 2 ऊपर है, तो 2 4 6 8 10 12 12 और 6 18, तो 18 सिंगल बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड लिख सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35। तो लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 35। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 के कितने पार्ट्स हैं, आपको और पार्ट नजर आ रहे हैं। ए पार्ट है राइट टू डिफरेंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो 2 डिफरेंस बताने। तो डायमंड का कैसा होता है, डायमंड का कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। इट हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और इट हैज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, राइट। और दूसरा क्या आ जाएगा कि यहाँ पर एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से ज्वाइन होता है, और यहाँ पे एक कार्बन 3 कार्बन से ज्वाइन होता है। तो ये स्ट्रक्चर का डिफरेंस हो गया। बी पार्ट पूछा गया है राइट एक्सप्लेन व्हाई ग्रेफाइट कैन बी यूज एज लुब्रिकेंट बट डायमंड कैन नॉट। तो इसका रीजन ऊपर भी बताया था कि जो ग्रेफाइट होता है वो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि शीट के ऊपर शीट लगा होता है हेक्सागोनल फैशन में, जिससे कि वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकता है, तो एज लुब्रिकेंट यूज होता है। डायमंड कॉम्पैक्ट फॉर्म में लगा होता है इन द टेट्राहेड्रल फैशन, जिसकी वजह से वो बहुत हार्ड हो जाता है। फिर सी पार्ट है एक्सप्लेन व्हाई डायमंड कैन बी यूज इन रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट, ग्रेफाइट ना, because diamond is very hard substance and graphite is a soft substance, that's why we use diamond in the drilling। उसके बाद आता है D state one use of diamond which depend on the extraordinary brilliance, क्योंकि बहुत चमकदार है तो हम इसको ज्वेलरी के फॉर्म में यूज करते हैं, हम इसको ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं। एंड वन यूज of graphite which is depend on its being black and quite soft, तो पेंसिल लिख सकते हैं आप, ठीक है। पेंसिल में हम इसका यूज करते हैं एज लेड। इसके अलावा आप लोगों को अगर एस चांद की बुक लेनी है तो आप लोग मेरे जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में और वहां से आप लिंक देख सकते हैं। उस लिंक को अगर आप टच करते हो डायरेक्टली आप अमेजोन की साइट पे चले जाएंगे और आप वहां से घर बैठे बैठे अपनी लिए बुक जो कि एस चांद की बुक है आप परचेज कर सकते हैं और अपनी केमिस्ट्री में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं।